नमस्कार। आइए आपको एक रोचक कहानी सुनाते हैं। कहानी हमारे अपने झारखंड की, पर तब की जब झारखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था। यह 1989 का कालखंड था। दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का और उसके एक शहर रांची का, जो तब उसकी खूबसूरत जलवायु, कल कल बहते झरने, विविध जनजातियां तथा अपने मानसिक चिकित्सालय के लिए जाना जाता था। इसी पृष्ठभूमि में हमारे महानायक की एंट्री होती है, जिनकी तब उम्र 30 वर्ष से थोड़ी अधिक थी। अनुभव देश के प्रख्यात प्रकाशन संस्थानों में काम करने की, जिनकी कार्यशैली नैतिकता से ओतप्रोत, जिनका व्यक्तित्व ऐसा जो सत्य और निष्ठा को समर्पित था, जो यश और पैसों की अपेक्षा समाज के लिए कुछ कर गुजरने को कहीं अधिक महत्व दिया करते थे। आरबीआई एवं कुछ अन्य बैंकों की नौकरियों को छोड़कर पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने पत्रकारिता जैसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य को चुना। यह उस दिन की बात है जब हमारे महानायक रांची से कलकत्ता के लिए ट्रेन से रवाना हुए। रात के सन्नाटे में ट्रेन चिंगाड़ती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, परंतु हमारे महानायक सोने की बजाय मन के अंतर्द्वंद में उलझे हुए थे। उनका मन शायद ट्रेन की गति से भी अधिक तेजी से दौड़ रहा था, और यह उधेड़बुन उन्हें सोने की अनुमति नहीं दे रहा था। उनके समक्ष जॉब के दो विकल्प थे। एक तरफ देश के बड़े बड़े प्रकाशन संस्थान जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और आनंदो बाजार पत्रिका, जो अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे, और इसके विपरीत दूसरा विकल्प जो उन्हें अभी अभी ऑफर हुआ था, एक ऐसे अखबार का जिसका अस्तित्व केवल एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित था। उनके सहकर्मियों ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया कि कहां आप दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद में काम कर चुके हैं, और यहां आप रांची जैसे छोटे से शहर में जाना चाहते हैं। रांची, जहां सड़कें कम थी और गड्ढे अधिक थे, बिजली की आपूर्ति भी लचर थी, भ्रष्टाचार अलग फैला हुआ था, लोग रात को घरों से बाहर आने में डरते थे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा, माना कि वहां इतनी कमियां हैं, लेकिन फिर भी वहां कई अवसर हैं। उनके मित्रों ने उनसे पूछा कि आखिर रांची की खासियत क्या है। उनके मित्रों के मन में यह धारणा थी कि रांची तो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जिसे हमारे महानायक किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते थे। तभी उनके दिमाग में रांची के अनोखी संस्कृति के बारे में ख्याल आया, जिसमें इतनी सारी विविधताएं थीं, जहां अलग अलग जनजातीय भाषाओं में बातें होती थी। संपन्न लोगों की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन क्या ऐसे अभिवंचित वर्ग के लोगों की बात नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी मजबूरी को आवाज नहीं मिलनी चाहिए? क्या ऐसे साधारण लोगों के लिए किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए? तभी उनके मन को कई तरह के चिंताओं ने घेर लिया कि क्या ऐसी जगह पर विज्ञापन मिलेंगे? क्या अखबार बिना रेवेन्यू के चलेगा? और चलेगा भी तो कितने दिनों तक? क्या यहां कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा भी? और कहीं पैसों की ताकत से कुछ लोग विज्ञापन को माध्यम बनाकर न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता को बाधित तो नहीं करेंगे? ऐसे अनेकों विचार उनके दिमाग में घूमने लगे। एक तरफ वे बड़े प्रकाशन संस्थान थे जिनसे वे अब तक महानगरों में जुड़े हुए थे,
जिनकी सुख सुविधाओं का वे उपभोग करते रहे थे, जहां वे अपने करियर को एक अलग मुकाम तक पहुंचा सकते थे। दूसरी ओर उन्हें एक बड़ा ही असाधारण सा जॉब ऑफर अपनी ओर खींच रहा था, जिसमें कई सारी चुनौतियां स्पष्ट दिख रही थी। तो क्या उन्हें अपने करियर के इस पड़ाव पर आकर यह चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था? आखिर क्या था वो जॉब ऑफर? एक ऐसा प्रकाशन जिसका अस्तित्व मात्र 5 साल पुराना था, जिसकी दैनिक 500 कॉपियां भी प्रकाशित नहीं होती थी, और जिसका कुल कंटेंट शायद 6 पन्नों में सिमट जाया करता था। और हां, छपता भी वह किस जगह था, जहां गरीबी, निरक्षरता एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो क्या ये जॉब ऑफर सोचने लायक भी था? पर देखा जाए तो कुसुम, माफ कीजिएगा, कमल कीचड़ में ही खिलता है। क्या इस क्षेत्र की संभावनाओं एवं क्षमताओं को तत्कालीन प्रकाशनों ने तब तक पहचाना था? रांची के जनजातीय समाज से वे भली भांति वाकिफ थे। उनके प्रति एक अलग खिंचाव उनके मन में पहले से ही विद्यमान था। तो क्या यह उचित समय नहीं था रांची को अपना कर्मभूमि चुनने के लिए? परंतु रांची ही क्यों? वे तो दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद जैसे महानगरों में अपनी कार्य क्षमता का लोहा मनवा चुके थे। ऐसे में दर्शकगण, क्या आप, जी हां, आप उन्हें रांची जाने की सलाह देते? नहीं ना। उनके सहकर्मियों ने भी वैसा ही किया, और क्यों ना करते। याद कीजिए वो कालखंड जब नक्सलवाद चरम पर था। झारखंड आंदोलन की वजह से आए दिन गांव एवं शहर बंद रहा करते थे। भ्रष्टाचार ऐसा कि जानवरों के चारा तक को नहीं बख्शा गया। क्या यह वह सही अवसर था? Was this the right opportunity? Oh yes, it was. क्योंकि यही मौका था देश के पिछड़े, दबे, कुचले, अभिवंचित वर्ग के लोगों की आवाज बनने का, अपने बीच से दयामणि बारला को पहचानने का, दशरथ मांझी के अद्भुत, अभूतपूर्व कीर्तिमान को न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर लाने का, मारुति जैसे सरकारी एवं विशाल कॉर्पोरेट संस्थान को आंख उठाकर देखने का, एक निष्पक्ष, नैतिक एवं निडर तरीके से सत्ताधारी शक्तियों से भिड़ जाने का। पर यकीन मानिए दोस्तों, इतने ऊंचे आदर्शों को आत्मसात करने के बावजूद खुद की सोच को सरल और सहज बनाए रखना हमारे महानायक के लिए बेहद स्वाभाविक था, क्योंकि वे बावर्ची फिल्म के राजेश खन्ना के जैसे थे, जिनका यह मानना था कि इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो भाई लोग, लाइफ में सिंपल रहने का और जेपी गिरी अपनाने का, तब जाकर आप मात्र 5 से 6 सालों में 500 कॉपियों से 3 लाख कॉपीज तक का सफर तय कर पाएंगे, और एक छोटे शहर में एक रुग्ण एडिशन से लेकर 3 राज्यों के 6 शहरों के 20 एडिशन तक का सफर तय कर पाएंगे, केवल अपने निष्ठा, निष्पक्षता एवं निडरता के बदौलत। तो हमारे महानायक की ट्रेन अचानक एक झटके से हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रुकती है, किंतु अब तक उनके मन में अंतर्द्वंद का कोई रहा सहा असर भी बाकी नहीं था। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे धरती आभा बिरसा मुंडा के इस पावन भूमि पर जागरूकता का एक ऐसा बीज बोएंगे जिससे निकलने वाले वृक्ष को बड़े होने में भले ही समय लगे, परंतु वह नैतिकता, निडरता एवं निष्ठा के मूल सिद्धांतों पर टिका रहे। एक ऐसा वृक्ष जो भ्रष्टाचार, राजनीतिक, ब्यूरोक्रेटिक एवं कॉर्पोरेट दबाव के आंधी तूफानों को आने वाले कई दशकों तक आसानी से सहे।
एक ऐसा विशाल वृक्ष जो झारखंड के लोगों के लिए एक नया प्रभात लेकर आए, जो केवल अखबार ही नहीं, आंदोलन हो। तो दोस्तों, ये आंदोलन है प्रभात खबर, और वे महानायक और कोई नहीं बल्कि हमारे सामने विराजमान और इस सभा की गरिमा बढ़ाने वाले, हमारे तेजी से उभरते हुए श्रीनाथ विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले आदरणीय, माननीय, लोकप्रिय राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी हैं।